हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन वेज शेप फिल्म। इसके लिए हमने क्या किया, एक ग्लास प्लेट ली, ठीक है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दिया, और एक ग्लास प्लेट हमने और ली जिसको इस हॉरिजॉन्टल जो हमारी थी ग्लास प्लेट उसके साथ हमने इंक्लाइन कर दिया अल्फ़ा एंगल पे, ठीक है। तो जो इसके अंदर की जो ये एरिया है या फिर जो स्पेस है, ये एक फिल्म की तरह एक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं वेज शेप फिल्म। अब देखिए, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आएगी, जैसे मान लेते हैं ये आपकी एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई, तो यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, तो ये हमने एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जो इसका जो कुछ पार्ट है, इस ऊपर वाली जो लेयर है, जो ऊपर वाली ग्लास प्लेट है, इससे कुछ पार्ट इसका ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट इसका क्या होगा, अंदर की तरफ ट्रांसमिट होगा, ऐसे ये ट्रांसमिट हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है आई, ठीक है। जो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल हमारा आई होता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। और हम मान लेते हैं ये जो एंगल है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो हमारा आर है। अब जो ये रे ऑफ लाइट जो अंदर ट्रांसमिट हुई है, इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ से बाहर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका एक और नॉर्मल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये एंगल, ये भी आपका अल्फा बन जाएगा, ठीक है। ये आपकी एक थ्योरम होती है कि किसी वेज शेप फिल्म्स के दो सरफेस पे आप जो नॉर्मल ड्रॉ करते हो या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो और उसको आप क्या करते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो जो वो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ वेज के इक्वल होगा। एंगल ऑफ वेज का मतलब ये वाला एंगल जो होता है, एंगल ऑफ वेज, ठीक है, उसके इक्वल होता है। अब देखिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ऊपर की तरफ और यहाँ से अब क्या करेगी, ये ट्रांसमिट हो जाएगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ ऐसे ट्रांसमिट होगी। ये हम पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लिया बी डैश, ठीक है। और जो आपका पॉइंट ये वाला है, ये वाला, इसको आप मान लेते हैं सी, ठीक है, सी पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ नीचे से रिफ्लेक्ट हुई, और दोनों क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे और हमें यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी एक आपका नॉर्मल बन गया, नॉर्मल बनेगा ना यहाँ, ठीक है, मैं बना नहीं रहा। अब देखिए, यहाँ से हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला पॉइंट है बी डैश, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इस रे ऑफ लाइट के ऊपर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं डी, बी डैश डी हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो इस परपेंडिकुलर से आगे जो ये लाइट रेज जा रही हैं, ठीक है, इनका पाथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इनमें पार्ट डिफरेंस कोई नहीं होगा, तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया ताकि जो पार्ट डिफरेंस है मर के दोनों का पाथ जो है वो कॉमन हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पार्ट डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है पार्ट डिफरेंस क्या होता है आपका, आपने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में पढ़ा था। पार्ट डिफरेंस जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, फिल्म के अंदर जो रे ऑफ लाइट गई है बी सी प्लस सी बी डैश, बी सी प्लस सी बी डैश इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, जो इस वेज शेप के अंदर मतलब कि है ना, दो ग्लास प्लेट्स के अंदर जो मीडियम है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी सी प्लस सी बी डैश इंटू में म्यू। ये आपका ऑप्टिकल पाथ होता है ना, ऑप्टिकल पाथ आपका क्या होता है, एक्चुअल पाथ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक्चुअल पाथ आपका है बी सी प्लस सी बी डैश, ठीक है, इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में वो रे ऑफ लाइट हैं। तो कौन से मीडियम में, इस मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू माना है, ठीक है। तो इंटू में म्यू माइनस जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है, उसके पीछे जो ये रे ऑफ लाइट रह गई है, जो पाथ ये रह गया है, ये वाला पाथ, ये क्या है आपका बी डी पाथ, ठीक है। तो माइनस बी डी, ठीक है, इंटू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ये हम मान लेते हैं कि जो ये बाहर वाला मीडियम है ना, ये बाहर वाला मीडियम ये आपकी एयर है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। तो डेल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बी सी प्लस सी बी डैश इंटू में म्यू माइनस बी डी, ठीक है। ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया। इसका मतलब अब आपको मेन तो पार्ट डिफरेंस निकालना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें कब
डार्क फ्रिंज बनेगी, कब ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि वो जो फ्रिंजेस हैं वो आपकी डिपेंड करती हैं पार्ट डिफरेंस के ऊपर। तो ये पार्ट डिफरेंस हमें निकालना है, मतलब कि यहाँ बी सी, सी बी डैश, बी डी, इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है, तभी हमारा जो पार्ट डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो डिराइव होगा। ठीक है, उसी की हेल्प से हम इंटरफेरेंस पता करते हैं कि कैसी इंटरफेरेंस हो रही है। तो हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है, मतलब कि यहाँ बी सी, सी बी डैश और बी डी की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं वैल्यू। सबसे पहले हम निकालते हैं बी डी की वैल्यू। बी डी कहाँ है, ये बी डी है। ठीक है, तो इस बी डी के लिए हम ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे बी डी की वैल्यू निकालने के लिए। ये आपका एंगल आपको पता है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये आपका पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये एंगल आपका आई है। ठीक है, तो आपका ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका होगा 90 माइनस आई। ये एंगल 90 माइनस आई है, ये एंगल आपका 90 है। ठीक है, और ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है, आपको पता है तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, 90 माइनस आई ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस ये वाला एंगल, प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो प्लस इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका एंगल सी है, जब चलिए बी डैश मान लेते हैं, ये एंगल आपका बी डैश है, इज इक्वल्स टू हम इसको रखेंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 180, 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, माइनस में 180 से 180 कट गया, तो आपके पास बी डैश की वैल्यू क्या आ गई, आई आ गई। इसका मतलब आपका जो ये वाला एंगल है ये क्या है, आई है। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल है ना, ठीक है, इस ट्रायंगल में हम साइन आई लगाएंगे, साइन आई लगाएंगे। ठीक है, हमें बी डी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी डी के लिए हम यहाँ क्या लगा देते हैं, साइन आई लगा देते हैं। तो आपका साइन आई क्या आ जाएगा, साइन आई इज इक्वल्स टू, देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ साफ साफ आपको पता चल रहा है ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, बी डी, तो बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपकी क्या है, बी बी डैश, बी बी डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ना यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ इस पॉइंट से यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये है आपका ई पॉइंट पे आपने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और ये देखिए ये नीचे से भी ये जो नॉर्मल है ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये आपका आर एंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 माइनस आर एंगल है, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो हमें निकालना है, ठीक है, इन तीनों को आप रखोगे 180 डिग्री के इक्वल, तो आपका जो ये वाला एंगल है ये आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, साइन आर लगाएंगे। ठीक है, साइन आर लगाएंगे, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, इस ट्रायंगल में साइन आर लगा दिया। अब आपको याद रखना है कि पहले आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में आपको साइन आई लगाना है, फिर इस ट्रायंगल में आपको साइन आर लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ हम साइन आर लगाते हैं। ठीक है, इस एंगल में, इस ट्रायंगल में आप साइन आर लगाते हो तो क्या आएगा आपके पास, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ आपका परपेंडिकुलर है ये वाला एंगल बी ई। ठीक है, सॉरी ये वाली साइड आपका परपेंडिकुलर है, तो बी ई अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज है बी बी डैश, बी बी डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए आपको पता है स्नेल्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपको पता है कि जो जो म्यू होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि यहाँ हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू क्या है, बी डी अपॉन बी बी डैश, बी डी अपॉन बी बी डैश अपॉन में बी ई अपॉन बी बी डैश। ठीक है, बी बी डैश से बी बी डैश कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, म्यू की वैल्यू बी डी अपॉन बी ई। तो जो ये आपकी जो बी डी की वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ से निकाल सकते हो बी डी की वैल्यू, वो आ जाएगी बी डी इक्वल्स टू म्यू बी ई। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार मान लेता हूँ। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, तो पुटिंग बी डी इन इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी बी डैश। ठीक है, यहाँ बी सी को भी मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ, यहाँ देखिए ये बी सी पूरा था ना, ये आपका बी सी था। ठीक है, तो मैं बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी ई प्लस ई सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी ई प्लस
ई सी, ठीक है, प्लस सी बी डैश, ठीक है, और बाहर क्या था आपका म्यू, बाहर आपका क्या है म्यू है। तो म्यू को मैं सारे के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी म्यू आ जाएगा, यहाँ भी म्यू आ जाएगा और यहाँ भी म्यू आ जाएगा, ठीक है। माइनस में बी डी हमने निकाल रखा है, ये रहा म्यू बी ई, ठीक है। अब म्यू बी ई यहाँ भी है, म्यू बी भी यहाँ भी है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो आपके पास पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, म्यू ई सी प्लस सी बी डैश म्यू। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू ई सी प्लस म्यू सी बी डैश, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें अब ई सी की वैल्यू और सी बी डैश की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, हमें तो डेल्टा चाहिए ना, तो डेल्टा की पूरी वैल्यू चाहिए, ई सी और सी बी डैश को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं काम करता हूँ, म्यू को कॉमन ले लेता हूँ, म्यू को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ई सी प्लस सी बी डैश, ठीक है। अब चलिए डायग्राम की ओर चलते हैं फिर से। अब हम यहाँ क्या करते हैं, आपकी ना ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है, जो ये वाली रे ऑफ लाइट थी ये अंदर ट्रांसमिट हुई, ठीक है ना, तो यहाँ तक पहुँची, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, ठीक है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे मैंने नीचे की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। मैं यहाँ सीधा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये थोड़ी डायग्राम सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो वैसे तो आपको ऐसे सीधा ही करना है, जब आप अच्छी तरह डायग्राम बनाओगे ना तो ऐसे सीधा ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो जो ये लाइन एक्सटेंड हुई थी और जो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ये यहाँ मीट किया, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपका क्या है, आर एंगल है, ठीक है। और जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल आप देख सकते हो, ये वाला एंगल क्या होगा, आर प्लस अल्फा। क्यों, क्योंकि जो ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं उनकी एडिशन ही वही एंगल होता है, मतलब कि ये वाला एंगल क्या है, आर प्लस अल्फा। तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, आर प्लस अल्फा एंगल है, ठीक है। ये एंगल आपका आर प्लस अल्फा है तो ये भी एंगल आपका आर प्लस अल्फा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक नॉर्मल है, ये एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम है, तो ये वाला एंगल आर प्लस अल्फा है, ठीक है, ये वाला एंगल आर प्लस अल्फा है तो ये भी एंगल आर प्लस अल्फा है, ठीक है। और जो ये एंगल आर प्लस अल्फा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, आर प्लस अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया था और ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इनके बीच में हम मान सकते हैं ऐसे कि ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, आर प्लस अल्फा ही होगा, और ये आर प्लस अल्फा है तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, आर प्लस अल्फा होगा, ठीक है। अब ये भी एक परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है ये मैंने बनाई टेढ़ी है पर ये असलियत में है परपेंडिकुलर, आपको सीधी बनानी है, ठीक है। तो ये आर प्लस अल्फा है तो ये भी आर प्लस अल्फा होगा, ठीक है, प्लस अल्फा, ये पी आर प्लस अल्फा होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है पूरा, तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाएगा ना, क्योंकि ये सीधी लाइन है, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ना कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आप देख भी सकते हो या ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये और ये वाली लाइन जो है कॉमन है, ठीक है, ऐसे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये जो मैं पॉइंट इसको क्या मान लूँ, ओ मान लेता हूँ, ठीक है। तो सी ओ जो होगा आपका, सी ओ वो किसके इक्वल होगा, सी बी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। और जो आपका बी डैश एम है, बी डैश एम मतलब बी डैश, और ये इसको मैं एम मान लेता हूँ, तो बी डैश एम जो है वो किसके इक्वल होगा, आपका एम ओ के इक्वल होगा, एम ओ के, ठीक है। तो इसका मतलब सी बी डैश सी ओ के इक्वल है, तो यहाँ मैं सी बी डैश की जगह सी ओ पुट कर देता हूँ, तो ई सी प्लस सी ओ हो जाएगा इनटू में म्यू, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए यहाँ से आप डायग्राम से देखोगे ये आपका ई सी है, ठीक है, ये आपका ई सी है और ये आपका सी ओ है, तो ई सी प्लस सी ओ आपका क्या है, ई ओ, ठीक है, ई सी प्लस सी ओ क्या है, ई ओ, ठीक है। तो वही मैं वहाँ पुट कर देता हूँ, ई ओ ही पुट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो थिकनेस है ना इसकी हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस क्या है, टी है, ठीक है। वैसे ये थिकनेस चेंज होती रहती है पर यहाँ जब हमने परपेंडिकुलर जो ये ऐसे ड्रॉ किया है ना, ये वाला परपेंडिकुलर ऐसे जो ड्रॉ किया है, ठीक है,
तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वहाँ की जो थिकनेस है वो हम मानते हैं टी है, ठीक है। वैसे तो आप देख ही सकते हो जो थिकनेस है ये चेंज होती जाती है, ठीक है, जैसे जैसे आप थोड़ा दूर जाते जाओगे। तो आप डायग्राम से देख सकते हो कि आपका जो ई सी प्लस सी ओ है वो किसके इक्वल है, ओ ई के इक्वल है, या हम कह सकते हैं ई ओ के इक्वल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए मेन बंदा ओ ई, ठीक है, यही एक बंदा है जो हमें चाहिए ओ ई। ओ ई है क्या, ये पूरा ओ ही है ना, ओ ई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग से बना देता हूँ, ये लाइन में यहाँ टेढ़ी है ना, इसको मैं सीधा बना देता हूँ ऐसे, ये एक लाइन यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो ये लाइन है बी डैश ई, ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दी बी डैश ई, बी डैश ई, ठीक है। और ये ई से लेकर ओ तक की जो लाइन है वो मैं ऐसे बना देता हूँ, ई से लेकर ओ तक की लाइन, ये ई ओ हो गया, ठीक है। ये आपका एंगल आर प्लस अल्फा है, ठीक है। ये आपका बी डैश ई और ये पॉइंट आपका एम है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा अलग से बना दिया ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ई ओ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि जो ये वाली थिकनेस है, ये वाली, ये टी है, ये आपकी क्या है, पूरी टी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली भी आपकी टी होगी, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है, मैंने बताया था ये वाले दोनों ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ मैंने ये बता दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए ये भी टी है तो ये भी टी होगा, क्योंकि बी है, बी डैश एम एम ओ के इक्वल है, यहाँ मैंने बता भी दिया था, तो ये दोनों टी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगा देते हैं कोस, लगा देते हैं, ठीक है, कोस आर प्लस अल्फा, कोस आर प्लस अल्फा इस पूरे ट्रायंगल में लगा देते हैं। ये एक परपेंडिकुलर बन गया ना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लगा देते हैं, कोस आर प्लस अल्फा लगा देते हैं। तो आपको पता है कोस आर प्लस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका क्या है ई ओ, ठीक है, बेस आपका क्या है ई ओ, ठीक है। और आपका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बी डैश ओ, ठीक है। तो लगा देते हैं, यहाँ थोड़ा सा करके बता देता हूँ मैं। तो आपका जो कोस आर प्लस अल्फा जी आप यहाँ लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस आर प्लस अल्फा ओ ई अपॉन बी डैश ओ, ठीक है। ओ ई आपका है क्या, ओ ई, ये तो आपको निकालना है, ठीक है। और बी डैश ओ क्या होगा, बी डैश ओ, बी डैश ओ, ये आपका टी है, ये भी टी है, तो मतलब 2t हो गया, टी प्लस टी 2t। तो कोस आर प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, ओ ई अपॉन 2t के इक्वल, जो कि हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। तो आपका कोस आर प्लस अल्फा किसके ऊपर आ गया, ओ ई अपॉन बी डैश ओ के ऊपर, ठीक है। तो बी डैश ओ मैंने बताया आपको क्या है 2t है, ठीक है। तो कोस आर प्लस अल्फा किसके इक्वल आ गया, ओ ई अपॉन 2t के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओ ई की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ओ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t कोस आर प्लस अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। ओ ई की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, हमें पार्ट डिफरेंस ही तो चाहिए, तो पुटिंग ओ ई इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो आपका डेल्टा क्या आ गया, म्यू इंटू 2t कोस आर प्लस अल्फा, यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा। तो ये था आपका डेल्टा वेज शेप फिल्म के लिए, ठीक है। तो मतलब कि पार्ट डिफरेंस जो आपका होता है वेज शेप फिल्म के लिए वो क्या होता है ये, ठीक है। बट ये जो आपका पार्ट डिफरेंस है ये आपका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ठीक है। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हम निकालते हैं ना, हमने ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस तो पूरा निकाला है, तो ये आपका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। पर जो आप देखो डायग्राम में, यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि जो आपकी जो रे ऑफ लाइट है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये मैं मानूँ कि जो ये अंदर वाला मीडियम है ये डेंसर है बाहर के मुकाबले, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ डेंसर मीडियम से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसलिए ये जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, फेस डिफरेंस ट्रेवल करेगी पाई का, ठीक है। उसमें फेस डिफरेंस आ जाएगा किसका, पाई का। जब भी रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है, तो एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाता है, पार्ट डिफरेंस λ/2 का, जो हम कह सकते हैं फेस डिफरेंस पाई का, ठीक है। तो हमारा जो अफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर माइनस डेल्टा मतलब कि λ/2, ठीक है। तो ये आपका है अफेक्टिव पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये यहाँ प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया क्योंकि हम पहले से माइनस करते आ रहे हैं। अब देखिए ये आपका पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है, जो आपका पार्ट डिफरेंस मेन होता है वेज शेप फिल्म के लिए। अब आपको पता है कि हमें जो ये निकालना है
कि फ्रिंजेस हमें कैसी मिलेंगी, ब्राइट मिलेंगी या फिर डार्क मिलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो पार्ट डिफरेंस आया होता है उसको मैक्सिमा के कंडीशन के इक्वल रख देते हैं या फिर मिनिमा के कंडीशन के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमा या हम कह सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज हमारा जो डेल्टा होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। हमारा जो डेल्टा होता है वो एन लैम्डा के इक्वल होता है। डेल्टा हमारा है क्या, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। माइनस लैम्डा बाई 2 यहाँ उसको मैं उधर ले जाता हूँ तो आ जाएगा 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो आपका जो मैक्सिमा के लिए होता है पार्ट डिफरेंस वो ये होता है, ठीक है। और मिनिमा के लिए क्या होगा, मिनिमा के लिए आप क्या कर दोगे, फॉर मिनिमा 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 के, ठीक है। यहाँ से इस लैम्डा बाय 2 को उधर लेकर जाओगे तो आपका ये 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, एन लैम्डा के इक्वल आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो, ठीक है। ये आपने पहले भी कर रखा है। तो ये होता है मिनिमा की कंडीशन, ये होती है मैक्सिमा की कंडीशन इन द केस ऑफ वेज शेप फिल्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये था आपका वेज शेप फिल्म के लिए पार्ट डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ऐसे आपकी इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड कम मिलता है, डार्क बैंड कम मिलता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मिनिमा के केस में मतलब कि डार्क बैंड आपको कम मिलेगा जब 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, एन लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक है, एन लैम्डा, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए है ये। वैसे तो ये जो कंडीशन होती है ब्राइट के लिए होती है, पर यहाँ फेस चेंज आ गया लैम्डा बाई 2 का, इसलिए ये डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन है एन लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। और ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन है, ठीक है। तो ये था आपका वेज शेप फिल्म के लिए। जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।